नमस्कार, जोहार। युवा के धुमकुड़िया प्लेटफॉर्म पर आपके लिए एक नई शुरुआत है। अर्थव्यवस्था के शब्दों की परिभाषाएं। साधारणतया जेपीएससी, बीपीएससी में अर्थव्यवस्था पर बहुत बेहतर मार्क्स छात्र नहीं ला पाते हैं। कुछ छात्र होते हैं जो काफ़ी अच्छे करते हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था का अपना एक इतिहास होता है या उनका शैक्षिक पृष्ठभूमि अच्छी होती है, वो मार्क्स कर पाते हैं। लेकिन जैसे जेपीएससी में हर किसी को अर्थव्यवस्था पढ़नी होती है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसके लिए अर्थव्यवस्था में अच्छे नंबर लाना। और इसकी एक कमी भी है। कमी ये है कि अर्थव्यवस्था में शब्दों को लेकर या उसके विषयों को लेकर छात्रों में कॉन्सेप्ट का विकास नहीं हो पाता है। तो उसी परिदृश्य में हमारी एक कोशिश है परिभाषा को लेकर, क्योंकि एक अच्छी परिभाषा इकोनॉमिक्स में आपके बेहतर प्रस्तुतिकरण का एक माध्यम बनता है। तो हम लोग इसमें लगातार कुछ शब्दों के परिभाषाएं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। हमारी क्लासेस भी जारी हैं, आप दिन में ज्वाइन कर सकते हैं या चाहे तो आप शाम की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। दिन की क्लासेस 1 से 2-1.5 घंटे आपके लगातार चल रही हैं। किसी भी विषय को लेकर आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मुद्रा का अधिमूल्यन या एप्रिसिएशन। तो ये क्या होता है? साधारणतः हम लोग कहें तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाना। अगर हम परिभाषा के तौर पर देखें तो कैसे लिखेंगे? यह लोचशील विनिमय दरों के संदर्भ में उपयोग की जाने वाली एक धारणा है। जब एक करेंसी का मूल्य दूसरे करेंसियों की तुलना में बढ़ जाता है, करेंसी की जगह आप मुद्रा भी यूज कर सकते हैं, मुद्रा की तुलना में बढ़ जाता है, तब उसे अधिमूल्यन कहते हैं मुद्रा का। यह बाजार शक्तियों का अंतक्रिया का परिणाम होती है। प्रबंधित लोचशीलता की स्थिति में सरकार के हस्तक्षेप के कारण भी मुद्रा का अधिमूल्यन हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि रुपये की विनिमय दर प्रति डॉलर 50 रुपये है, अर्थात 1 रुपये का विनिमय 0.020 डॉलर के लिए होता है, तथा यदि यह परिवर्तित होकर प्रति डॉलर 40 रुपये हो जाता है या 1 रुपये का विनिमय 0.025 डॉलर के लिए हो जाता है, तो कहा जा सकता है कि रुपये का डॉलर के लिए अधिमूल्यन हो गया है। घरेलू मुद्रा का अधिमूल्यन देश के निर्यात को महंगा करता है तथा आयातों को सस्ता बना देता है। मुद्रा के अधिमूल्यन की विपरीत धारणा को अवमूल्यन कहा जाता है। परिसंपत्ति एक साधारण वर्ड है। परिसंपत्ति परिसंपत्ति किसको कहते हैं? वो संसाधन जिसका आर्थिक मूल्य होता है, जिसे एक व्यक्ति या संगठन भविष्य में लाभ की आशा से अपने अधिकार या नियंत्रण में रखता है। किसी फर्म के लेखा कार्यों में तुलन पत्र मद, अर्थात आपका उसका बैलेंस शीट, जो फर्म के स्वामित्व का परिचायक है, ये एक स्टॉक अवधारणा है। भुगतान असंतुलन या भुगतान संतुलन, दो विपरीत परिस्थितियां हैं। तो हम लोग भुगतान संतुलन को देखते हैं। किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच वस्तुओं, सेवाओं, अंतरण भुगतानों और पूंजी से संबंधित आर्थिक सौदों का व्यवस्थित रिकॉर्ड, वो भुगतान संतुलन कहलाता है। भुगतान संतुलन के 2 लेखे होते हैं, एक आपका चालू लेखा और दूसरा पूंजीगत लेखा। व्यापार शेष, वस्तुओं या व्यापारिक माल के निर्यात और आयात के बीच का अंतर व्यापार शेष कहलाता है। यह भुगतान संतुलन का एक उपवर्ग है, अर्थात ये भुगतान संतुलन के अंतर्गत ही आता है। इसमें व्यापार की दृश्य मदें ही शामिल होती हैं। दृश्य मदें मतलब वस्तु। जब आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक होता है तो यह अनुकूल माना जाता है, और जब निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक होता है तो यह प्रतिकूल माना जाता है। बैलेंस शीट या जिसको हिंदी में कहते हैं तुलन पत्र, एक वित्तीय विवरण जो किसी समय विशेष पर सामान्यतः वित्तीय वर्ष के अंत में किसी फर्म की परिसंपत्तियों और देयताओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। यह निवेशकों को फर्म की संपत्ति और उस पर ऋण तथा साथ ही अंशधारियों द्वारा निवेश की गई राशि की जानकारी देता है। संतुलित बजट। संतुलित बजट एक प्रकार का बजट है जहां एक लेखा अवधि के लिए कुल प्राप्तियां कुल व्यय के बराबर होती हैं।
बैंक किसे कहते हैं? एक वित्तीय संस्था जिसका मुख्य कार्य जमा स्वीकार करना और धन उधार देना होता है। बैंक वित्तीय व्यापारिक गतिविधियों, विदेशी मुद्रा के विनिमय और विविध मुद्रा संबंधी गतिविधियों में भी सहायता करते हैं। बैंक दर किसे कहते हैं? ब्याज की दर जो केंद्रीय बैंक जैसे आरबीआई व्यापारिक बैंक को दिए जाने वाले ऋणों और अग्रिम राशियों पर वसूल करता है, उसे बैंक दर कहते हैं। भारत में यह वह दर है जो बैंकों से उनकी नकद रिजर्व आवश्यकताओं को पूरा न करने पर दंड के रूप में वसूली जाती है। बैंक रन, साधारणतः आप लोगों ने देखा होगा कि बैंक की जब बैलेंस शीट खराब होने लगती है तो ग्राहक उससे काफ़ी जल्दी पैसा निकालने लगते हैं, तो बैंक रन उसी संदर्भ में है। बैंक रन एक आतंकपूर्ण स्थिति जिसमें ग्राहक एक साथ अपनी जमा पूंजी बैंक से निकालने का प्रयास करते हैं और बैंक का रिजर्व निकासी किए जाने के कारण उनके राशियों के लिए पर्याप्त नहीं होता है। मतलब बैंक के पास पर्याप्त राशि नहीं हो पाती क्योंकि सभी धन निकालने लगते हैं। बैंक रन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब बैंक के ग्राहकों को ये भय रहता है कि बैंक दिवालिया हो जाएगा और वह अपना पैसा खोने से बचाने के लिए जितनी जल्दी संभव हो उसे बैंक से निकालने के लिए प्रयास करते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली, ऐसी प्रणाली जहां बिना मुद्रा का उपयोग किए वस्तुओं और सेवाओं का अन्य वस्तुओं और सेवाओं के साथ विनिमय किया जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना चाहिए, अर्थात ए उस वस्तु को खरीदने की इच्छा रखता हो जिसे बी देना चाहता है, या इसके विपरीत भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि वर्तमान में वस्तु विनिमय प्रणाली खत्म हो गई है, ये गाँव में या पिछड़े क्षेत्रों में देखने को अभी भी आती है। इवन सरकारें भी इसका प्रयोग करती हैं। काउंटर बिजनेस के नाम पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग ईरान से अनाज के बदले में तेल लेते हैं, रसिया से भी इस तरह के कई एग्रीमेंट हैं, चाइना कई एग्रीमेंट इस तरह से किए हुए हैं। तो ये काउंटर बिजनेस के तहत में इसका प्रयोग किया जाता है। आधार वर्ष, एक सामान्य वर्ष जिसके संदर्भ में वर्तमान वर्ष की तुलना की जाती है। इसका उपयोग कीमती मात्राओं, व्यय तथा आगम के सूचकांक बनाने के लिए किया जाता है। आधार वर्ष चयन करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आधार वर्ष अतीत में बहुत पहले का नहीं होना चाहिए। कोई भी वर्ष जिसमें कोई अप्रत्याशित घटनाएं जैसे सूखा, अकाल, युद्ध इत्यादि न घटी हों, आधार वर्ष के रूप में चुना जा सकता है। आधार वर्ष समय समय पर बदल दिया जाता है। जैसे भारत में आपके जीडीपी गणना को लेकर जो आधार वर्ष है वह 2011-12 है। बॉन्ड किसको कहते हैं? सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा तथा निगमित निकायों द्वारा दीर्घकालीन पूंजी की व्यवस्था करने के लिए जारी किया गया एक वित्तीय प्रपत्र, इसे ही बॉन्ड कहते हैं। अतः जारीकर्ता बॉन्ड धारकों के प्रति ऋणी होता है तथा उसे उन्हें ब्याज देता है या ब्याज तथा मूलधन अदा करना पड़ता है। ब्याज बॉन्ड जारी करने के समय निर्धारित करना पड़ता है तथा उस समय प्रचलित ब्याज की दर वह जारीकर्ता की साख पर निर्भर रहता है। बॉन्डों की एक निश्चित परिपक्वता अवधि हो सकती है या फिर ये शाश्वत अथवा बेमियादी भी हो सकते हैं। अधिकांशतः बॉन्ड विक्रय योग्य होते हैं, अर्थात उनका स्वामित्व हस्तांतरित किया जा सकता है। अतः द्वितीयक बाजार में इनकी तरलता काफ़ी अधिक होती है। वह कीमत जिस पर बॉन्डों का लेन देन किया जाता है भविष्य में मिलने वाले प्रतिफल के वर्तमान मूल्य पर निर्भर करती है। तो बॉन्ड सरकारी वित्तीय संस्थाओं तथा निगमित निकायों द्वारा दीर्घकालीन पूंजी की व्यवस्था करने के लिए जारी किया गया एक वित्तीय प्रपत्र है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर कुछ ऐसी ही परिभाषाओं को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।